बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर बरकत चांडी और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अहम चीज़ें जो ओ लेवल के लिए भी अहम है, ए लेवल के लिए भी है और इनके अलावा जितने भी टेस्ट आते हैं, एंट्री टेस्ट और नर्सिंग वगैरह, सबके लिए ये मेरी जो वीडियो है वो सबके लिए इंशाल्लाह इक्वल साबित होगी, फ्रूटफुल साबित होगी। तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज, उनके आंसर्स विद लॉजिक्स और रीजनिंग के साथ उनके लॉजिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हमें जो क्वेश्चन 4 मिला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने वो सीरीज ली है जो आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे देख लें, ये सवाल लिखे हुए हैं कि ये जून 2010 में पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही ये जो पास पेपर्स है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं ओ लेवल के लिए। तो टॉपिक हमारे पास है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जाम्पल है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूव होती है मटीरियल की। तो सिंपली वी कैन से दैट के in both conditions, osmosis or diffusion, molecules move from the higher concentration to the लोअर कंसंट्रेशन। ज़्यादा एरिया से वो कम एरिया की तरफ जो है वो मूव करेंगे, लेकिन देयर इज नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे किसी एनर्जी का यूज़ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास देखें, ये यहाँ पे ये कहता है कि अ क्यूब ऑफ फिश पोटैटो प्लेस्ड इन अ डाइल्यूट सुक्रोज सॉल्यूशन। अब देखें, डाइल्यूट भी लिखा है, सुक्रोज सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद, इट्स मास हैज इंक्रीज। तो यानी ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अंदर इस आलू के स्ट्रिप को क्यूब स्ट्रक्चर को जो है इसमें पुट किया गया है। और यहाँ पे देखो मैंने एरो बनाए हुए हैं कि ये पानी है, डाइल्यूट सुक्रोज सॉल्यूशन है। डाइल्यूट किसके निस्बत से, इस जो स्ट्रिप में अंदर जो वाटर है, सुक्रोज का मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है वो थिक होते हैं और ये थिक जो है कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक और टर्म दिया है एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस कोई और चीज नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट्स। एंडोस्मोसिस वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जहां वाटर को, डाइल्यूट वाटर को अपनी तरफ खींचा जाता है ड्यू टू इट्स डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो सुक्रोज के डाइल्यूट सॉल्यूशन को ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, उनकी साइज जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, इनका आंसर क्या होगा, देखें आफ्टर अ डे, इन्होंने अगले जो पैरा में इन्होंने कहा है कि एक दिन के बाद उसका मास जो है वो बढ़ चुका है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि सुक्रोज सॉल्यूशन यहाँ पे जो था उनका पानी जो है वो देखें, पानी इनका जो है डाइल्यूट जो था वो यहाँ आ रहा है। तो ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है वो तो कंसंट्रेटेड हो रही है ना। कंसंट्रेटेड क्यों हो रही है, इसलिए कंसंट्रेटेड हो रही है क्योंकि इनका पानी कम हो रहा है। पानी कहाँ जा रहा है, पानी यहाँ आलू की स्ट्रिप में जा रहा है। आलू की स्ट्रिप में जाएगा तो इनकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये वाटर जो मूव करेगा कहाँ से कर रहा है, सॉल्यूशन से इसकी तरफ, स्ट्रिप की तरफ जो ये मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है और वाटर जो मूव कर रहा है वो एंडोस्मोसिस से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोसेस, ये ऑस्मोसिस है और सुक्रोज सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों सुक्रोज सॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डाइल्यूट वाटर। तो यहाँ क्यूब्स जो है उनके ज्यादा होंगे तो उनकी तादाद जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि प्रोसेस जो है वो होगा ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ओके। और जो सुक्रोज सॉल्यूशन होगा वो इस पानी यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है तो पानी कम होगा, तो सुक्रोज की जो क्वांटिटी होगी इस सॉल्यूशन में वो बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो यह रीजन दिया मैंने कि वाटर मूव्स बाय एंडोस्मोसिस फ्रॉम डाइल्यूट सुक्रोज सॉल्यूशन टू द
potato strip and accumulate into its vacuole while sucrose concentration increases due to absorption of water। अब देखें ये सेम सिचुएशन है कि पानी जो है इनमें अंदर जो वैक्यूल है वैक्यूल में भरता जाएगा। ये देखें ये वैक्यूल है, ये पानी भरता जाएगा, इनकी सेलवाल जो है वो पीछे की तरफ धकेलती जाएंगी तो इसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी और साइज बढ़ गई तो इनका पानी किसका खत्म हुआ, किसका कब हुआ है पानी, सॉल्यूशन का पानी, क्योंकि सॉल्यूशन से पानी इसमें अंदर दाखिल हुआ तो सॉल्यूशन जो है वो गाढ़ी बन चुकी है, सॉल्यूशन गाढ़ी बन चुकी है, कंसंट्रेटेड बन चुकी है, तो उसमें क्वांटिटी जो है पानी की कम हो गई क्योंकि पानी तो स्ट्रिप में चला गया तो इसलिए फिर किसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, सुक्रोज सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है जी, तो यहां पे अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, एक में प्रोसेस होगा एंडोस्मोसिस, दूसरे में होगा एक्सओस्मोसिस। अब एंडोस्मोसिस यानी बाहर से पानी, इन्वायरमेंटल जो वाटर होगा वो उस स्ट्रिप में या कोई चीज सेल हम डाल रहे हैं उसमें अंदर दाखिल हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि वाटर जो है वो एनवायरमेंट से, आउटर एनवायरमेंट से इंटरनल एनवायरमेंट में मूव कर रहा है। यहां देखें एरोज अपोजिट है, बिल्कुल यहां देखें एरोज जो है वो स्ट्रिप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पे एरोज कहां पे जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, यहां बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इनका पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो क्यों बाहर निकल रहा है, ये रीजन है, यहां पे भी रीजन है, यहां पे भी रीजन है, सेम रीजन है, लेकिन फर्क क्या है, यहां स्ट्रिप में अंदर दाखिल हो रहा है पानी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है बनिस्बत बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के सॉल्यूशन से, और यहां इसमें अंदर डेंसिटी जो है वो कम है, ये हाइपोटोनिक है और इसका पानी बाहर की तरफ, ये देखें ये सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। तो ये पानी जो है जब खुश्क हो जाएगा तो ये इसकी साइज जो होगी इस आलू की स्ट्रिप की वो सुकड़ जाएगी, यहाँ फैल जाएगी, यहाँ सुकड़ जाएगी। फर्क क्या है कि इन दोनों की सॉल्यूशंस देखें, सुक्रोज सॉल्यूशन ये डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, ये थिक है, इसलिए इसका पानी भी, उस पे भी ये जो पोटेंशियल लग रही है ताकि वो पानी भी बाहर निकले। तो ये जो सॉल्यूशन है लो वाटर पोटेंशियल है, ये जो सॉल्यूशन है वो हायर वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सओस्मोसिस होगा, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोस्मोसिस होगा। तो ये दोनों अपोज हैं। ठीक है जी, तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसका रीजन दिया हुआ है नीचे कि इट्स मास हैज डिक्रीज, इनका मास जो होगा इस आलू की स्ट्रिप का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू एक्सओस्मोसिस, इसलिए क्योंकि इसका पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर हम सिंपली एग्जांपल ले लें कि हम अपने घरों में फिंगर फ्राइज बनाते हैं या हम बाहर से फिंगर फ्राइज खाते हैं, क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें क्या करते हैं हम, क्योंकि हम आयल में जो है उनकी स्ट्रिप्स, जो आलू की स्ट्रिप्स होती हैं, पोटैटो स्ट्रिप्स, उनको जो है वो आयल में जो हम फ्राई करते हैं, फ्राई करने से देखें उनमें सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड हो, दो हमारे पास जो है फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो जो है वो सेचुरेटेड हो, जैसे घी की अगर बात करेंगे तो सेचुरेटेड वो भी जो है वो थिक कंसंट्रेटेड होता है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है, लेकिन वो आलू की स्ट्रिप से ज्यादा थिक होता है। ठीक है, अगर ऑयल की बात करेंगे तब भी वो ज्यादा थिक है, अगर हम घी की बात करेंगे तब भी वो ज्यादा थिक होता है, इसलिए इस जो आलू का पानी होता है उसका खींच लेता है बाहर। ठीक है, बाहर खींच लेता है तो इनकी साइज जो है वो कम हो जाती है और वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, बिल्कुल जो आलू की स्ट्रिप्स होती हैं वो नरम हो जाती है, क्योंकि क्योंकि उनका जो वाटर होता है एक्सओस्मोसिस के तहत वो बाहर निकल आता है और वो जो ये जो स्ट्रिप होगी इट रिमेन द श्रिंक, तो वो श्रिंक हो जाएगी। देखिए इसका रीजन है कि वाटर हैज मूव्ड आउट ऑफ द पोटैटो स्ट्रिप। ठीक है जी, तो पानी जो है इनका, वाटर जो इनका होगा वो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बाहर निकलेगा। ठीक यहाँ पे भी एग्जांपल सेम ही है कि वहां पे सेचुरेटेड फैट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तो सेचुरेटेड फैट नहीं है, लेकिन ये फैट नहीं है, लेकिन ये भी सेचुरेटेड है, किसके साथ, ये सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ ये सेचुरेटेड है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सुक्रोज की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये थिक पानी जो है ऑयल हो जा सॉरी सॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से आलू का जो पानी होता है नेचुरली वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से श्रिंकेज हो जाती है। तो इस
एग्जाम्पल में हम कौन सा जो है इस प्रोसेस में हम कौन सी एग्जांपल यूज कर रहे हैं, एक्सोस्मोसिस। यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे हैं, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, कीप इन माइंड कि एंडोस्मोसिस इट्स अ प्रोसेस बाय विच वाटर विल बी moving inside the cell, whether it would be the cell or the पोटैटो स्ट्रिप, और यहाँ जो पानी होगा वो बाहर निकलेगा। देखो एक्सोस्मोसिस में ना अंदर से बाहर की तरफ ये जो मूवमेंट होती है। अब एक और हमारे पास सवाल है, ये सवाल है कि यहाँ पे मैंने 4 सेल दिए हुए हैं, 4 सेल दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर। देखें एक है ए बी सी डी, और एरोज शो किए हुए हैं कि यहाँ पे देखें एरोज यहाँ पे भी मूव कर रहा है, सी से ए की तरफ भी मूव कर रहा है, बी की तरफ भी मूव कर रहा है। इसका सवाल क्या है, देखिए एरोज तो सब में मौजूद हैं, सी में भी मौजूद हैं, ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, डी में भी मौजूद है, सब में ये एरोज जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच सेल हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। अब कौन सा सेल ऐसा है जिसमें वाटर की जो पोटेंशियल है यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है, यानी मूविंग जो है वो कौन सा वाटर जो है वो मूव ज्यादा कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बिकॉज ऑफ इट्स डाइल्यूट कंडीशन। तो यहां पे देखें ये वो वाटर है जो इस तरफ भी मूव कर रहा है, ये वो वाटर है यानी डी की तरफ भी मूव कर रहा है, ए की तरफ भी मूव कर रहा है और बी की तरफ भी मूव कर रहा है, मतलब ये डाइल्यूट वाटर है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। जो हाई वाटर पोटेंशियल होती है वो जीरो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो जीरो सही, क्योंकि वो ना तो प्लस में हो ना तो वो माइनस में हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ सबसे ज्यादा एरोज जो है वो मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से, डाइल्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पे जो है ये जो वाटर है वो डाइल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है, इसमें जो डेंसिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसलिए ये पानी, ये अगर डी की बात करें ये एरो इसकी तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इससे ज्यादा डेंसिव है, इसलिए इसको खींच रहा है पानी अपनी तरफ। ठीक है जी। अगर मैं कहूं लो वाटर पोटेंशियल कौन सी है, तो लो वाटर पोटेंशियल देखें मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये ए है, क्योंकि यहाँ से भी पानी जा रहा है, वहां से, मतलब इससे भी ज्यादा इसमें डेंसिटी है, इससे भी ज्यादा डेंसिटी इसमें है। क्यों, क्योंकि देखें ये दोनों से पानी ले रहा है। डेंसिव वो होता है जहां जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये ज्यादा हाइपरटोनिक है बनिस्बत बाकियों से। अब देखें यहाँ पे कि ये डाइल्यूट वाटर है, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये डाइल्यूट वाटर की बात कर रहा है और हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसको कहते हैं, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल हम उसको कहते हैं जो पतला पानी होता है, जो मूव इजिली करता है, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो दूसरे डाइल्यूट वाटर को अपनी तरफ खींचता है। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम आवर सेल्फ, जितने भी इंसान हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो पानी पीते हैं जब, तो पानी पीने के बाद उनके सेलों में चला जाता है। क्यों सेलों में चला जाता है, क्योंकि हमारे सेलों में अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, वो थिक होता है, और पानी जो है वो डाइल्यूट है, वो थिन है। तो पानी जो है वो इजीली मूव करता है सेलों की तरफ ड्यू टू देयर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर वो जेली टाइप ना होता हमारा साइटोप्लाज्म, तो हम पानी पीते, क्योंकि आवर बॉडी कंटेन एलिमेंट्री कैनाल, तो हम पानी पीते तो इस एलिमेंट्री कैनाल से वो पानी निकल जाता, क्योंकि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमारे सेलों पे कभी भी ना जाता। तो यहाँ सेलों में सेल क्या करते हैं, वो डाइल्यूट वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ खींचते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इनका आंसर क्या होगा, सी, सेल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी रादर देन अदर सेल्स। तो इन सब से सी में जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की वो ज्यादा है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। अगर यहां पे लिखा होता कि लो वाटर पोटेंशियल कौन सा है, तो लो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो होगा ए। कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स कि जिसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल लो होगा। गॉट इट, जिनका सॉल्यूट पोटेंशियल हाई होगा उनका वाटर पोटेंशियल लो होगा। तो ये दो लॉजिक्स हैं जो आपने समझनी है, फिर ये आपको आंसर आएगा। क्योंकि कभी वो पूछेगा लो वाटर पोटेंशियल, कभी वो पूछेगा हाई वाटर पोटेंशियल। अगर वो लो वाटर पोटेंशियल नहीं पूछता तो हाई सॉल्यूट पोटेंशियल पूछेगा, या जो लो सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी ये पोटेंशियल की बात होती है।
ठीक है जी। तो पोटेंशियल को समझना है, जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है उसमें नमक की या सॉल्यूट की मिकदार जो होती है, मिनरल की मिकदार जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो इजीली मूव करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हायर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जो आसानी से मूव करे। और जिसमें क्वांटिटी नमक की ज्यादा होती है या सॉल्यूट की जो पोटेंशियल होती है, क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो वो पानी मूव नहीं करेगा। अगर हम कंपैरिजन देते हैं, एक समंदर का पानी लेते हैं, एक शहद लेते हैं, एक शरबत लेते हैं, एक मिल्क लेते हैं, एक पानी लेते हैं जो नॉर्मली पानी होता है, तो हर किसी की डेंसिटी अपनी होती है, क्योंकि उसमें डिपोजिशन जो होती है मिनरल्स की और उनमें जो मॉलिक्यूल्स की, वो शहद देखें कितना गाढ़ा होता है, तो वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। अगर हम पानी पीते हैं, देखें जो पानी पीने वाला होता है वो कितना डाइल्यूट होता है। दोनों को, शहद को भी जमीन पे खिंडा देते हैं और पानी को भी ऐसे फेंक देते हैं, तो दोनों में पहले जो है वो वाटर मूव करेगा, क्योंकि उसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पे बेटा ये चीज समझने वाली है कि वाटर पोटेंशियल एक्चुअली है क्या और लो वाटर पोटेंशियल है क्या। ठीक है, उम्मीद है ये आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि विच प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन रूट हेयर सेल्स व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। यहां पे देखें, एक समझने वाली चीज ये है कि ये पूछ रहा है कि रूट हेयर्स में कौन सा प्रोसेस होगा, इनके सेल्स में कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती या ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे वो एनर्जी मिलेगी, एटीपी बनेगी। तो एटीपी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि एटीपी वो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। बाकी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये हायर टू लोअर क्वांटिटी में मूव करती हैं, और इनके लिए ये डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक टर्म हमने पिछली वीडियो में बनाया था, यानी टर्म यूज किया था। तो यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इन दोनों को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये ऑक्सीजन तभी चाहिए ग्लूकोज को जब ये एनर्जी इनको चाहिए। तो यहाँ पे इनका आंसर जो होगा वो होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे नीचे मैंने एक रीजनिंग दी है कि बोथ आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एटीपी एनर्जी कंजप्शन लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन के ग्लूकोज से आएगी नहीं। तो ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन ये चीज जो है वो एनर्जी के बगैर होती है, ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लोअर टू हायर होती है, दोनों अगेंस्ट होती हैं। तो एक्टिव के लिए हम कहते हैं कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। और नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उतरते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसी एग्जांपल अपने घरों की एग्जांपल्स आप याद करें ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ये या एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव डियर स्टूडेंट्स वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी एनर्जी का अमल दखल नहीं होता। ठीक है जी। तो ये दोनों जो है डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस, ये दोनों क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ना तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत तब पड़ेगी जब ग्लूकोज के साथ वो कंबाइन होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ दीज प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो ये एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे की उलट हैं। तो यहां पे देखें ये कौन सा, यहां पे है कि ये कौन सा प्रोसेस है जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती। विच ऑफ दीज प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो हमें पता है यहां पे एक आंसर था कि डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, या दोनों प्रोसेस होते हैं, यानी दोनों में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। सेम क्वेश्चन जो है, अब हमें जरूरत पड़ेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, फिर हमें रेस्पिरेशन की जरूरत हमें कब पड़ेगी? जब हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसको टिक करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो जून 2010 में और पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो आ चुका है क्वेश्चन, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि भाई ना तो डिफ्यूजन में जरूरत पड़ती है ना ऑस्मोसिस में जरूरत पड़ती है। यहाँ पे
और एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, उसमें भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, लेकिन ऑप्शंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं था तो हमने इसको काटा कर दिया कि भाई डिफ्यूजन में भी जरूरत नहीं पड़ती और ऑस्मोसिस में भी जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है ये ओ लेवल वालों के लिए, ए लेवल वालों के लिए एक अच्छी वीडियो साबित होगी रीजनिंग के साथ, ये जो हमने डिस्कस किया है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।